बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस नेक्स्ट टॉपिक की पे हम बात करने वाले हैं वो सब टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपने इससे पहले वीडियो एक्सेलरेशन को देखा हुआ, एक्सेलरेशन को समझा हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन की बातें यहाँ पर है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो रेफरेंस है उस रेफरेंस से हम दाएँ मूव कर रहे हैं, बाएँ मूव कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, उन तमाम डायरेक्शंस को मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ। तो वो बड़े प्री रिक्विजिट है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। क्या मिलने वाला है इस वीडियो में आपको? इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, और फिर मैं डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करूंगा। मिसाल के तौर पे हम ये बात पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के बराबर होता है। सो हम मुख्तलिफ ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि रेस्ट में किस किस्म का ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में किस किस्म का ग्राफ बनेगा, और फिर वही कि रेफरेंस से अगर हम दाएं जाते हैं या बाएं जाते हैं, या पिछली वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था, पॉजिटिव वेलोसिटी हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी तरह नेगेटिव वेलोसिटी हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव वेलोसिटी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। उन तमाम की बातें मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूँ। और प्लस क्या हम वेरिएबल एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। तो मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए भी आपसे बातें करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि वो किस किस्म के बनेंगे, और रेफरेंस के हिसाब से भी बात करूंगा कि रेफरेंस एक्सिस पे क्या होगा। फिर हम उसी तरीके से फ्री फॉल, रीबाउंडिंग के लिए भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे कैसे बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एंड के अंदर फिर हम क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ये कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, कैसे देता है, इसका सबूत क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिसको हम v' ग्राफ भी कहते हैं। तो देखिए, एक डेटा मैंने ले लिया। फर्स्ट करें एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसमें हमारे पास कोई कार है जो कि मूव कर रही है, और ये मैंने टाइम की को टेबुलेट किया हुआ है, और ये मैंने उसकी वेलोसिटी लिखी है। सो टाइम इज इन सेकंड एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। सो 0 सेकंड पे यानी इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर ये डेटा मेरे पास मौजूद है और उसको मैं ग्राफ पे बनाना चाहता हूँ, तो टाइम एक्सिस को हम एक्स एक्सिस के ऊपर बनाते हैं, और वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यूज़ को हम वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं। ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर भी देखा था कि अगर मैं इन वैल्यूज़ को ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो आई बिलीव सो कि मैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ ताकि ज़रा जल्दी से बात हो सके। सो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर हमारे पास टाइम की वैल्यूज़ हैं, ओके, और यहाँ जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब हमारे पास क्या हैं, ये वेलोसिटीज़ हैं। तो इस तरीके से मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन है हमारे पास, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो लाइन है, इस लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके लिए मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा। एज यू ऑलरेडी नो कि स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, और जब मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहा हूं, सो व्हाट इज ग्रेडियंट? हमने पहले भी आपको डिफाइन किया हुआ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, चेंज इन द वर्टिकल वैल्यू डिवाइडेड बाय द चेंज इन हॉरिजॉन्टल वैल्यू। सो चेंज इन वर्टिकल वैल्यू को मैं, वर्टिकल वैल्यू इज योर वाई, ओके, एंड द चेंज इन हॉरिजॉन्टल वैल्यू इज, और जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वो टाइम एक्सिस है। सो वेलोसिटी को जब भी हम टाइम से डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो इट इज़ नाउ वेरी सिंपल। हमारे पास कहानी सामने आ चुकी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है, वो हमें किसकी वैल्यू देगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। सो नाउ मैं अब ये बोलूँगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी हमें v और t के ऊपर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन हमेशा हमें किसकी वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। अगर वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेशन इस तरीके से स्ट्रेट है, यानी एक एंगल के ऊपर है, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। मिसाल के तौर पे जो हर सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी है, आप देख सकते हैं वो वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज हो रही है। ओके, सो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अ लाइन on v' t graph is equals to acceleration.
एक बात तो ये हमारे सामने आ गई। दूसरा क्वेश्चन, जिस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के टाइम पर भी आप लोगों से कहा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आई है? ये स्ट्रेट लाइन इसलिए आई है कि आप देखें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है। वहाँ पर क्या था? इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था। सो मैं यहाँ पर कहूँगा, यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट इंक्लाइंड, ओके, इंक्लाइंड का मतलब यह है कि ये एक एंगल के ऊपर है। स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन ये इसलिए है कि यूनिफॉर्म मोशन है मेरे पास। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है मेरे पास? इस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सॉरी, मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन लाइन अगर बनी हुई है तो इसका मतलब यह है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसकी वैल्यू देता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, ओके। अब हमने करना क्या है? हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें अगर कोई लाइन है तो वो लाइन किस किस्म की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो जिस तरीके से मैंने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के वक्त, बिल्कुल उसी तरीके से मैं डिफरेंट केसेस अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसके लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए मैं प्री रिक्विजिट ये चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने देखे हो ताकि मुझे बात करने में आसानी हो। ये लिंक्ड है तमाम वीडियोज़ एक दूसरे के साथ। इससे पहले जो मैंने एक्सेलरेशन की वीडियो बनाई है, जो इससे पहले वाली वीडियो है, वो अगर आपने देखी हुई तो उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। उसमें भी बहुत सारी बातें जो मैं यहाँ पर आपसे करूँगा। सो प्लीज़ कंटिन्यूटी के अंदर वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो अब मैं डिफरेंट किस्म के ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ और उन ग्राफ को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। वेलोसिटी और टाइम, अगर मैं कोई लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर बनाता हूँ, चलें मैं इसे हाथ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो मिट रहा है, चलें कोई बात नहीं, इसको ज़रा ऐसे कर ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, अब आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन जो होता है यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 0 होती हैं। कौन सी? यानी इधर टाइम भी 0 होता है और वेलोसिटी भी 0 होती है। तो इसका मतलब ये है वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है हमारी जो बॉडी की वो कितनी है? 0 है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एट रेस्ट हुआ। तो एट रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0 है, ठीक है। सो जब एक्स एक्सिस के ऊपर आप स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? बॉडी किसके अंदर है? रेस्ट के अंदर है। इसी तरीके से अगर मैं कोई लाइन बिल्कुल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये 0 टाइम, फिर 1 सेकेंड, 2 3 4, और यहां भी मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं वेलोसिटी की, सपोज ये 10 20 30 40 है, तो ये मेरे पास है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि टाइम गुजरता जा रहा है बट वेलोसिटी 40 40 40 40 40, इसका मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टाइम के पैरेलल हो, टाइम एक्सिस के ऊपर नहीं है, टाइम एक्सिस के ऊपर है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, कि एक ही वैल्यू से बॉडी मूव कर रही है। सो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई बिलीव सो की बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉडी है और वो बॉडी जो है, मैंने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर दी, वो बता रहा है टाइम 1 2 3 4 5, पहले 5 सेकंड तक बॉडी रुकी हुई है। तो 0 से लेकर 5 सेकंड तक बॉडी रुकी है, तो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही 5वें सेकंड बाद 6ठा सेकंड आया तो बॉडी ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया और अगले 10 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते रही, यानी 5 से लेकर 10 सेकंड का मतलब है अगले 15 सेकंड तक। तो मैंने यहां पर बनाया 15 सेकंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू मैं कुछ भी सपोज कर लेता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। सो दिस इज 20 मीटर पर सेकंड। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो 20 मीटर पर सेकंड से वो अगले 10 सेकंड तक मूव करता रहा और उसके बाद एकदम उसने ब्रेक लगाई और वो रुक गया और अगले 5 सेकंड तक वो रुका रहा। यहां पे मैं इसको 20 सेकंड लिख देता हूं, ठीक है। ये टाइम का एक्सिस है। तो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है कि 0 से 5, शुरू के 5 सेकंड तक बॉडी रुकी रही, फिर 5 सेकंड के बाद एकदम से उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, तो ये लाइन यूं स्ट्रेट जाके ऊपर हो गई और उसके बाद जैसे ही 15वां सेकंड आया बॉडी ने एकदम ब्रेक लगाई, एकदम रुक गई।
आस्ता आस्ता नहीं रुकी, एकदम से रुक गई, तो ये लाइन नीचे आएगी और अगले 5 सेकंड तक बॉडी रुकी रही, यानी मैंने टोटल 20 सेकंड मोशन को कंसीडर किया है। उसके बाद हो सकता है वो अगले 2 घंटे तक रुकी रही, बस मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरा डेटा जो है ना वो 0 से 20 सेकंड तक है। सो इस किस्म का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन हमारे पास है रेस्ट, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके बाद है फिर मेरे पास रेस्ट है। सो दिस इज रेस्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट। आई बिलीव सो कि ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, मैं इस ग्राफ की जरा एक बात कर लेता हूं। ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम हमारे पास 0 था, ये देख सकते हैं टाइम 0 था, तो वेलोसिटी भी कितनी थी? 0 थी। मतलब मैं कह सकता हूं मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो 0 है। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, सपोज एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई आ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, या बल्कि ऐसे कर लेते हैं, एक कार है जो कि एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यही डेटा हम ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो मेरे सामने से गुजरी, उस वक्त मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, तो मेरे टाइम 0 पर जब बॉडी मेरे सामने से गुजर रही है, उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं है। इसका मतलब इनिशियली जब टाइम 0 था तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी तो है। यानी अगर मैं ये कर लूँ, ये जो 0 है इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसको मैं ऐसा डेटा बना लेता हूँ, ठीक है, डेटा को ऐसे कर लेते हैं कि इसको मैं कह लेता हूँ 0 और उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को इस तरीके से लेके चलता हूँ। सो अगर ये कंडीशन हो 1 सेकेंड 2 3 एंड 4 इस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो जब 0 टाइम था तो मेरी बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं थी, बल्कि मुझे यहाँ से कहीं से शुरू करना है और उसके बाद मुझे इस तरीके से एक लाइन लगानी है। ओके, सो अगर 0 टाइम पर मैं यहाँ से किसी वैल्यू से शुरू कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इस किस्म की जो ग्राफ्स हैं इसके लिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा ना, VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस किस्म के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट इक्वेशन मेरा अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर कोई अदर देन PMC कोई देख रहा हो, कोई मैथमेटिकल अप्रोच के जरिए आना चाहता हो, तो उसके लिए मैंने लिखा है, राइट। अच्छा, यहाँ तक ये बात होगी। इसके बाद मैं आपसे अगली बात जो करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ डीसेलरेशन की। तो डीसेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डीसेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का तो मतलब ये ना हर अगले सेकंड में वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन हर अगले सेकंड में फर्ज करें एक कार चल रही है और 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसने ब्रेक अप्लाई की, उससे अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 से रिड्यूस होकर 15 हो गई, फिर रिड्यूस होकर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 0 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हर अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो दिस इज रिटार्डेशन। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरीके से, ठीक है। सो ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ का मतलब ये है कि जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये नीचे आ रहा है ना, वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और वेलोसिटी कम होने का मतलब है दिस इज रिटार्डेशन, और यहां जाकर ये कितना हो गया? ये 0 हो गया। तो आई बिलीव सो कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, इसको नीचे करके लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज रिटार्डेशन, या जिसको हम दूसरा नाम देते हैं डीसेलरेशन। ओके, अच्छा, इस ग्राफ के अंदर मैं एक और ग्राफ भी बना सकता हूं जहां पे मैं आपसे 2 बातें करना चाह रहा हूं, और वो ये कि इसी ग्राफ के ऊपर मैं एक और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, राइट। तो अब इसमें ये पहले वाली में लाइन में और दूसरी वाली लाइन में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि पहले वाली जो लाइन है इसका डीसेलरेशन यानी रेट ऑफ डिक्रीजिंग द वेलोसिटी कम है, लेकिन जो दूसरी लाइन है उसका जो डीसेलरेशन है वो ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। बिल्कुल वैसी बात है जिस तरह मैंने पहले भी आपको स्लोप के बताया था कि अगर एक बॉल आप इसके ऊपर रखते हैं और एक बॉल आप इसके ऊपर रखते हैं, तो कौन सी बॉल तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये बॉल नंबर 1 और ये बॉल नंबर 2। सो बॉल नंबर 1 तेजी से नीचे की तरफ जाएगी, मतलब इसका डीसेलरेशन ज्यादा है, और बॉल नंबर 2 का डीसेलरेशन कम है। एग्जैक्टली सेम स्टोरी जो है वो हम इस ग्राफ के लिए भी कर सकते हैं जो कि यहां पर बनाया गया। मतलब अगर एक ग्राफ इस तरीके से है और एक ग्राफ मैं यहां से ऐसे करके बना लेता हूं, राइट, और इसको मैं कहता हूं ये एक बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन को मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये दूसरी बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन को मैं A2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो इसका फिर मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर एक बॉल रखता हूं तो वो ज़्यादा तेज़ी से रोल डाउन करता हुआ नीचे आएगा, इसके ऊपर रखता हूं तो वो थोड़ा कम स्पीड से रोल डाउन करता हुआ नीचे आएगा। तो इसका मतलब है कि A2 की जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है और A1 की एक्सेलरेशन कम है। यहाँ मैं ये जो नीचे रोल डाउन करते हुए की बात कर रहा हूँ ना, इससे भी सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूँ कि
तेज़ी से चेंज किस में आ रहा है। वो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये जो ग्राफ बनाया है इसमें मैं ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ नहीं जा रहा, मैं ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ। ओके, सो इसमें चूंकि ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है। सो एक्सेलरेशन A2 की ज़्यादा एक्सेलरेशन है और A1 की एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कम है। सो मेरा ख्याल है यहाँ तक भी ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। मतलब एक बॉडी है वो पहले एक्सेलरेट कर रही है और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिसेलरेशन करने लग गई। तो मैं इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए मैं इस ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि पहले वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, और इस सर्टेन वेलोसिटी पे जैसे ही वो पहुंची, इस वेलोसिटी पे वो पहुंची, उसके बाद उसने सडन ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक लगाने से साथ वो सडनली नहीं रुकी। जैसे उसने ब्रेक सप्लाई की वो कुछ टाइम में रुकी। तो डिसेलरेशन क्या होता है, ये लाइन नीचे की तरफ जारी होती है, तो इसको मैंने डिसेलरेशन दिखाया। इसको टच करने का मतलब ये कि बिल्कुल रेस्ट हो गया, रुक गई है बॉडी। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है मेरे पास बनी है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ ताकि ग्राफ क्लियर हो जाए। इस ट्रायंगल का मतलब है कि ये जो पहला है दिस इज योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये जो दूसरा है दिस इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, यहाँ तक मैंने अब तक आपसे जो भी बातें की हैं इन तमाम बातों के अंदर मैंने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से बात नहीं की है। अब मैं ज़रा रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से भी बातें कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैं आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मैंने एग्जैक्टली रेफरेंस के रिस्पेक्ट से बात की थी। और वो रेफरेंस के रिस्पेक्ट से इसलिए बात की थी जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, अगर इस वी के ऊपर से मैं एरो हटा देता हूँ तो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ भी होता है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है। सो हम ये वाली बात भी कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं, डायरेक्शन के हवाले से बात करने जा रहा हूं, क्योंकि जब डायरेक्शन के हवाले से बात करूंगा तो मुझे रेफरेंस जरूर चाहिए। एक्सेलरेशन के टाइम पे आपने देखा होगा कि मैंने 4 कंडीशंस की आपसे बात की थी कि मैंने कहा था पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशंस की आपसे बातें की थी। तो मैं अगर इसको ये मिटा के यहाँ पे वो कंडीशन लिख देता हूँ और आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि वो तमाम बातें कहाँ पर हैं, तो वो तमाम बातें पहले मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सी थी। मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव वेलोसिटी होती है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक तो मैंने इसकी बात की थी। फिर मैंने कहा था पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है। फिर हमने आपसे कहा था नेगेटिव वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है। और फिर हमने कहा था नेगेटिव वेलोसिटी के साथ हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो ये तमाम कंडीशन कहाँ पर है हमारे पास, देखिए मैं पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ, थोड़ी सी चीज़ों को ज़रा मुझे मिटाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको मैं अगर रेस कर लेता हूँ इस लाइन को और सिर्फ इसकी ही बात करता हूँ, इस एक्सेलरेशन की। सो इस एक्सेलरेशन के टाइम पे आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर मेरी बॉडी मूव कर रही है। सो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये हमारे पास पॉजिटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस ग्राफ में अमेंडमेंट कर लूँ, या तो मैंने 2 कंडीशंस आपको बताई थी, अगर मैं इसकी इस तरीके से अमेंडमेंट कर लेता हूँ तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या है, इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है बट इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी हमारे पास और नेगेटिव एक्सेलरेशन है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। सो ये नॉर्मली वो रिटार्डेशन है जो कि हम समझते हैं कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बट स्टिल इट इज पॉजिटिव। अच्छा, अब हमारे पास ये जो केस है हमारे पास कि नेगेटिव वेलोसिटी हो और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, इस बात का क्या मतलब है, इसको भी मैं यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। देखिए, अब मुझे करना ये है कि मुझे ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाना है कि इस डायरेक्शन में मेरे पास पॉजिटिव वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में मेरे पास नेगेटिव वेलोसिटी है और ये एक्सिस है मेरे पास टाइम का। सो अगर मैं एक ग्राफ ऐसे करके बनाता हूँ, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, तो आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, मेरे पास पॉजिटिव है। सो अगर नेगेटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो नेगेटिव वेलोसिटी, वो तो आपको नजर आ रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है डीसेलरेशन कर रहा है मेरे पास। हालांकि पॉजिटिव है लेकिन अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है तो दिस इज स्टिल डीसेलरेशन। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एक ग्राफ इस तरीके से बना लेता हूं कि ये मेरा डायरेक्शन है पॉजिटिव वेलोसिटी का बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी और ये एक्सिस है मेरे पास टाइम का, और मैं ये ग्राफ इस तरीके से बना रहा हूं
तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर मेरे पास वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन भी मेरे पास क्या है, वो नेगेटिव है। सो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन बेसिकली बॉडी को स्पीड अप कर रहा है। ओके, सो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव हो तो स्पीड अप होता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है मेरे पास। तो ये 4 कंडीशंस मैंने वहां पर डिस्कस की थी इससे पिछली वीडियो में, उनसे रिलेटेड जो ग्राफ थे मैंने कहा ये ग्राफ भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं। आई बिलीव तो कि यहां पर ये बात समझ में आ चुकी है आपके। अच्छा, यहाँ में एक बात मेरे जहन में आई है, मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कब मुझे पता चलेगा कि वैल्यू बढ़ रही है और कब मुझे पता चलेगा कि वैल्यू कम हो रही है। इसके लिए मेरे जहन में एक बात ये है कि अगर आप इस स्लोप को, जिसे हम कहते हैं स्टीपनेस, इसको जहन में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर मैंने इस तरीके से स्टिक रखी हुई है तो इसका मतलब ये कि स्लोप कितना है, 0 है। तो ये जो लाइन है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो मेरे पास 0 है। अगर मैं कोई बॉल रखता हूँ तो वो बॉल यहीं पर रहेगी, और अगर मेरे पास स्लोप 0 है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी कितनी है, 0 है। तो यही मतलब हुआ ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास स्लोप यानी एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 0। तो ये मैं चाह रहा था कि ये बात ध्यान में रखें, और इसी को आप अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर भी 2 लाइंस बनाई थी, तो पहली जो दूसरी जो A2 मैंने लिखा था उसका स्लोप ज़्यादा था, और A1 जो था उसका स्लोप मैंने कम लिखा हुआ था। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसमें चेंज इन वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही होंगी। इसी तरीके से कि स्लोप, ये मैं आपसे कह रहा था कि दिस इज़ योर 0 स्लोप, और इसका मतलब ये कि स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, इसी तरीके से जिस तरह ये 0 स्लोप है, इसी तरीके से अगर मैं इस तरह जाऊंगा तो ये भी स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। सो इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और ज़्यादा आसानी इस सेंस में होगी कि अगर आप यहाँ पर देख लें कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप जितना स्टीप होगा उतना तेज़ी से चेंज आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है कि ये जितना स्टीप होगा यानी ये जितना यहाँ से ऊपर जाएगा उतना आहिस्तगी से चेंज आएगा, और जितना नीचे आएगा उतना तेजी से चेंज आ रहा होगा। ओके जनाब, अब एक कंडीशन ले लेते हैं, फॉलिंग एंड रीबाउंडिंग, जिस तरीके से मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सो ये मेरा ग्राउंड है, और ग्राउंड पे मैं एक चीज़ को फॉल करा रहा हूँ, फ्री फॉल करा रहा हूँ। ठीक है, फ्री फॉल है ये, और ग्राउंड को मैं क्या मान रहा हूँ, रेफरेंस मान रहा हूँ। तो जैसे से ये बॉल नीचे की जानिब आती रहेगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो तेज़ होता रहेगा, ये तेज़ होता रहता है ना। सो इसकी ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसी ग्राफ को कुछ इस तरह ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अगर ये मेरा रेफरेंस है तो रेफरेंस से अगर ऊपर की जानिब डायरेक्शन पॉजिटिव है तो रेफरेंस से नीचे की जानिब जो डायरेक्शन है वो मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो इनिशियली जो है, जब मैं यहाँ से इसको फ्री फॉल कराऊंगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है फ्री फॉल के अंदर। तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है, और इस ग्राफ को मुझे इस तरीके से बनाना है कि ये एक लाइन आएगी मेरे पास इस तरीके से। सो ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसकी नेगेटिव वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और ये जो लाइन होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को, और स्ट्रेट का मतलब है दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे ही यहाँ आके टकराएगा, टकराने के बाद ऊपर जाएगा, और जैसे से ये बॉल ऊपर जा रही होगी तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। अब यहाँ से एग्जैक्टली करना क्या है, ये बड़े गौर से देख लीजिए। बिल्कुल यहाँ से मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। वैसे तो अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो ग्राफ डॉटेड नहीं होते, लेकिन बहरहाल मैंने इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया कि जैसे ही यहाँ टकराएगा, जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा तो अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इस इंस्टेंट में अब ग्राफ यहाँ से इस तरीके से बनना शुरू होगा कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है वेलोसिटी कम होते 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 मैक्सिमम हाइट पर आके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई मेरे पास। और उसके बाद फिर क्या होगा, बॉल वहाँ से फिर दोबारा नीचे आना शुरू होगी। जब नीचे आएगी तो फिर यही वाली कंडीशन हो जाएगी। अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी वो तो सेम है, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से नीचे आ रहा होगा। ओके, जैसे यहाँ टकराएगा वहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसी इंस्टेंट के ऊपर मैं इस ग्राफ को यहाँ से ऊपर की जानिब ले जाता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से इससे पहले मैं कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से फिर ये वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 0 हुई, और फिर दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हुई। तो आमतौर पर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर देते हैं, लेकिन मैंने इस लाइन को डॉटेड बना दिया ताकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट के ऊपर बॉल क्या होगी, वापस पलट गई, रिबाउंड होगी। लेकिन जिस तरह कि मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के वक्त आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऐसा होता नहीं कि एग्जैक्टली उसी मोमेंट के ऊपर बॉडी वापस पलट जाए, कोलिजन होता है, तो इट टुक सम टाइम। सो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने की अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मिटा लेता हूं, तो ये लाइन स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ी सी यूँ तिरछी होगी। ये मेरी बात समझ रहे हो,
ऐसे आनी चाहिए, ये लाइन ऐसे आनी चाहिए, तो थोड़ी सी इंक्लाइन होगी। तो इंक्लाइन इसलिए होगी कि हम बताना चाह रहे हैं कि जो कोलिजन है उसका कुछ टाइम लगा है। तो वैसे आइडियली तो बिल्कुल स्ट्रेट हम बना देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए। सो आई बिलीव सो कि ये फॉलिंग एंड रीबाउंडिंग की ये बात भी समझ में आ गई होगी, बट आई नो देयर विल बी कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन क्या है कि हमारे पास कि आमतौर पर हम बच्चों को इस तरीके से रट्टा लगवा देते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, और फिर इसी को हम इंटरमीडिएट में प्रिवेल करते हैं कि जब हम किसी बॉडी को रिलीज़ करते हैं और वो नीचे की जानिब आता है तो फ्री फॉल की एक्सेलरेशन, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो स्मॉल जी हम नीचे आने के लिए पॉजिटिव लिखते हैं, और स्मॉल जी को जब कोई बॉडी ऊपर की जानिब जा रही है तो उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। बाय द वे इस चीज़ को मैंने फॉलो नहीं किया यहाँ पर, और इसी वजह से हो सकता है आप में से किसी बच्चे को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो सकती है। और वो कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि वो बोलेगा कि जब बॉल नीचे की जानिब आ रही है तो मैंने वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है, जबकि उसने रट्टा ये लगाया होगा कि जब कोई बॉल नीचे की जानिब आती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है हमारे पास। ओके, जबकि हम यहाँ पर करना ये चाह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इसलिए वो स्पीड अप हो रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो स्पीड अप हो रहा है। और ये वाली जो चीज़ है यही जाकर आपको कंफ्यूज कर देती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। जब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी बॉडी को जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और वो नीचे की जानिब आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल को हम नेगेटिव ले रहे होते हैं, तो वहाँ बच्चे खासे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए कि ये जो हम रेफरेंस डिफाइन करते हैं, इस रेफरेंस से ऊपर की जानिब हम हमेशा पॉजिटिव ले रहे होते हैं, और रेफरेंस से नीचे की जानिब हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। सो आई थिंक क्योंकि पीएमसी के लेवल की वीडियो है तो इतनी ही बातें इनफ है। अगर आपको ज़्यादा इसकी डिटेल में जाना है तो फिर इंटरमीडिएट के लेवल की किसी वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर मैंने ये बातें की हैं और वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ सकती है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं बजाय बॉल को फ्री फॉल कराऊं, ऊपर से छोड़ू और वो नीचे आ रही हो, अगर मेरे पास एक बॉल है मैं नीचे से उसको ऊपर फेंक दूं तो तब इस ग्राफ की शक्ल क्या होगी। तो आप जानते हैं कि अगर मैं नीचे से किसी बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो फिर ग्राफ यहां से नहीं बनेगा, बल्कि ये ग्राफ यहां से बनेगा। ये मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि ये जो मैंने लाइन बनाई थी, यहाँ तक की जो इतनी सी लाइन बनाई थी, ये लाइन किसके लिए थी, जब ये ऊपर की जानिब जा रहा था, और ये लाइन मैंने किसके लिए बनाई, जब ये नीचे की जानिब आ रहा है। तो सिर्फ इस एक्सिस को उठा के यहाँ से यहाँ पे रखना होता है। तो ये रेफरेंस एक्सिस को हम चेंज कर देते हैं, कहानी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन मैं इसको ज़रा अलग से करके आपको बना देता हूँ ताकि आपको बात मेरी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दिस इज़ योर पॉजिटिव वेलोसिटी एंड दिस इज़ योर नेगेटिव वेलोसिटी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका है तो अब ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे से ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होते होते जीरो हुआ, और उसके बाद उसने डायरेक्शन रिवर्स की और उसके बाद वो नीचे की जानिब आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी इस तरीके से। सो अगर मैं इस लाइन को उठा के यहाँ से यहाँ बना दूँ तो इसका मतलब ये कि इस ग्राफ का मतलब ये है कि मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ, इस तरह मैं मोशन ले रहा हूँ, यानी यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कहानी है। आई बिलीव सो कि क्लियर हो गया होगा ये। बट इफ़ यू थिंक देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। अब तक हमने ये बात बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर ली है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। और अब तक मैंने जितनी एक्सेलरेशन की आपसे बातें की वो तमाम एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी जो चेंज वेलोसिटी के अंदर आ रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल वेरिएबल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने आपसे कहा था कि जो कर्व होता है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी को। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है हमारे पास, वो भी हम एक कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ एक्सेलरेशन को हमने कर्व से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ हम वेरिएबल एक्सेलरेशन को कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो कैसे है, मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लेता हूँ ताकि ज़रा समझने में आसानी हो। सपोज करें मैं उसी तरीके से ग्राफ बना लेता हूँ जो अब तक हमने ग्राफ बनाए हैं। तो ये मेरे पास टाइम का एक्सिस है, ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सिस है, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन को इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ। ओके, सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं लिख देता हूँ दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहुंचने का एक तरीका ये है कि मैं यहां से ऐसे कर्व में यहां पे पहुंचूं। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं कर्व में यहाँ से यहाँ पर पहुँचा हूँ तो कर्व का मैंने आपको बताया था कि कर्व में होता क्या है कि कर्व के हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू चेंज हो रही होती है, और कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं वैल्यू मालूम करनी है तो उस पर हमें ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट, और वो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो किसकी चेंज हो रही है? वो एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। सो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। तो एक्सेलरेशन जो
है वो मुसलसल अपने आप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन. तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अगर एक कर्व लाइन होगी तो दैट शोज वेरिएबल एक्सेलरेशन. ये मेरी बात समझ में आ रही है. सो यहां पर पहुंचने का एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है, और वो ये कि मैं यहां से इस तरीके से आ जाता. सो देयर आर टू कर्व. एक कर्व तो मैंने ये नीचे से पहले बनाया था, इधर मैं मिटा दूं क्योंकि टेंजेंट वाली बात तो आपको पहले ही पता है कि कर्व के ऊपर अगर हमें कोई वैल्यू मालूम करनी है, सो वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, और उस टेंजेंट के ऊपर हम ट्राइंगल बनाकर आराम से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो नाउ देयर आर टू कर्व. एक कर्व ये नीचे मैंने बनाया हुआ है, एक कर्व हमने ये ऊपर बनाया हुआ है. एक को हम लिख देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं कर्व नंबर 1 और इसको लिख देता हूं कर्व नंबर 2. ये दोनों रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? ये कर्व नंबर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनिशियली जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो स्लो है, लेकिन आगे चल के वेलोसिटी में चेंज बहुत तेजी के साथ आया है. आप देख सकते हैं कि स्लोप कैसे जा रही है. ये लाइन बिल्कुल ऐसे करके स्टीप हो गई, तो स्लोप ज्यादा होता जा रहा है. जबकि ये दूसरा कर्व जो है इसका स्लोप पहले ज्यादा था और बाद में इसका स्लोप कम हुआ है. इसका मतलब ये है कि जो दूसरी लाइन है इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि इनिशियली चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा था, लेकिन बाद में चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कम हो गया. सो ऑब्वियस सी बात है, किसी जगह पे अगर मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना है तो मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं पहले अपनी वैल्यू को बहुत तेजी से चेंज करूं और बाद में चेंज आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊं. ये वाला कर्व है. और दूसरा तरीका ये कि मैं पहले बहुत तेजी के साथ वैल्यू को चेंज करूं और बाद में वैल्यूज को आहिस्ता से चेंज करूं. सो नाउ यू कैन सी, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को मिटा दूं तो इस स्ट्रेट लाइन को मिटाने से मुझे समझ में आ रहा है कि पहले वैल्यू कम है और बाद में वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये इसमें है, ये जो नीचे वाला कर्व है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, वो इंक्रीजिंग है. जबकि दूसरा वाला जो कर्व है इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो मेरे पास क्या है, वो डिक्रीजिंग है. सो ये दोनों में फ़र्क है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करे या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज करे, वी कॉल इट एक्सेलरेशन. और वो जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो एक्सेलरेशन हमारे पास कहलाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन, बिकॉज कि जो इस दफ़ा चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं आ रहा, वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली आ रहा था. सो आई बिलीव सो. अगर ये बात समझ में आ गई तो इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफ मैंने पहले बनाए थे उन सब में ये कहानी की जा सकती है. मिसाल के तौर पे ये वाला ग्राफ मैंने बनाया था पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए. फिर मैंने पॉजिटिव वेलोसिटी थी मेरे पास, लेकिन मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन उसको लिखा था. ये है. इसमें भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं. एक कर्व मैं यहाँ से इस तरीके से बना सकता हूँ और दूसरा कर्व मैं यहाँ से इस तरीके से बना सकता हूँ. तो पहला कर्व क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पहले बहुत कम था इसमें, और यानी पहला वाला जो है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो इंक्रीजिंग है, और दूसरे वाले में जो मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो क्या है, वो डिक्रीजिंग है. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. इसी तरीके से जो हमने दूसरा कर्व बनाया हुआ था जिसके अंदर हमने इस लाइन को थोड़ा सा मैं यहाँ करके बना लेता हूँ, ठीक है. ये पॉजिटिव वेलोसिटी थी, ये नेगेटिव वेलोसिटी थी, और इस तरीके से था. तो मैंने इसे क्या बोला था कि ये नेगेटिव वेलोसिटी है बट दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर भी ये कि मैं इस तरीके से भी ये कर्व बना सकता हूँ और मैं इस तरीके से भी ये कर्व बना सकता हूँ. सो मेरा ख्याल है इन कर्व को रीड करना अब आपको आना चाहिए कि किस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तेजी से चेंज हो रहा है और किस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आहिस्तगी से चेंज हो रहा है. बट द चेंज इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज वाई इट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है. और इसी चीज़ को आप चौथे कर्व के लिए भी बना सकते हैं, और जो चौथा कर्व था वो मेरे पास इस तरीके से था. ऐसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ और इस तरीके से भी चेंज कर सकता हूँ. स्ट्रेट लाइन का मतलब है ग्रेजुअली चेंज कर रहा हूँ, इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज कर रहा हूं, देन दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन. बट इफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देन दिस विल बी द कर्व. नाउ द क्वेश्चन इज कि वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज हो रहा है वो पहले ज़्यादा तेजी चेंज हो रहा था या बाद में ज़्यादा तेजी चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से इस कर्व बनना शुरू हो जाएंगे. अगर इन कर्व की अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है तो दिस इज़ वेरी गुड. नाउ मैं इस पे जंप करूंगा कि अगर मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, तो वो ग्राफ किस किस्म का बनेगा, किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हाउ कैन वी शो सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ कीप इन योर माइंड के सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्कस किया था, सो वी नो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट है दैट इज अ वेलोसिटी. तो मैं वेलोसिटी के हिसाब से ग्राफ बनाता चला गया. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो रिजल्ट है that is basically acceleration. So I will keep acceleration in my mind and I will draw the graph for the simple harmonic motion. So let's start.
सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए देखिए सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक को हम देख लेते हैं, और वो करेक्टरिस्टिक ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। हम ये बात जानते हैं कि दिस इज मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लस एक्स नॉट, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने माइनस एक्स नॉट लिखा था। हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मतलब है, तो मैं उनकी वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ। हमें पता है कि मीन पोजीशन, जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन पोजीशन पर हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है जबकि एक्सेलरेशन क्या होती है, मैक्स होती है। सो वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। सो ये हमारे पास कंडीशन है। और मूव कैसे करता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मोशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो मैं मीन पोजीशन से कंसिडर कर रहा हूँ। तो मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, फिर दोबारा मीन पोजीशन पे आता है, ये हाफ साइकिल हो गया, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। अब इसके लिए मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए वेलोसिटी, दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी, राइट, एंड दिस इज योर नेगेटिव वेलोसिटी। अब बात यह है कि पूरा एक साइकिल है, तो एक साइकिल के लिए जो पूरे एक साइकिल का टाइम होता है वो हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड। तो मैं इसको जीरो ले लेता हूँ और यहाँ जो टाइम है उसको मैं ले लेता हूँ टी। ओके, सो पूरे एक साइकिल का मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो इसका हाफ अगर हम ले लेते हैं तो उसको हम कह देंगे दैट इज t/2। ओके, और उसका हाफ अगर हम कर लेते हैं तो दैट विल बी t/4, 1t/4, 2t/4 जो t/2 होता है, और फिर इनका भी हाफ कर लें, सो दिस विल बी योर 3t/4। ओके, एंड देन टी। तो अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैं मीन पोजीशन के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ कहीं मैक्सिमम वेलोसिटी है जहाँ से मैंने स्टार्ट कर रहा है, और मैंने जब आना है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो मेरी वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब है मैं यहाँ से यहाँ पर आऊँगा, सो मैं इस जगह से इस जगह पे आऊँगा, ठीक है। ये क्वार्टर साइकिल है मेरे पास, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम ये क्वार्टर साइकिल होता है। सो मैंने यहाँ से यहाँ पर आना है। अब आना कैसे, ये मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपको पहले मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर ये लाइन है, मैंने इधर से इधर आना है, तो क्या मैं इस तरीके से आऊंगा या मैं इस तरीके से आऊंगा, दैट इज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल हो गया अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पता है कि मेरे पास जीरो एक्सेलरेशन से मैंने मैक्सिमम एक्सेलरेशन के ऊपर जाना है। सो जीरो एक्सेलरेशन से मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब है कि मैंने इस तरीके से मूव करना है। ओके, सो यहां आप देख सकते हैं, अगर मैं अपने मार्कर को रखूं तो दिस इज जीरो स्लोप, और ये स्लोप बढ़ते 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 क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, ठीक है ना, ऐसे था ना, और ये स्लोप मैक्सिमम हो रहा है जो कि मैंने पहले आपसे कहा था। सो ये कर्व इस तरीके से बनना चाहिए। अंदर से अगर आप कर्व बनाएंगे तो पहले मैक्सिमम होगा और बाद में मिनिमम होगा, तो पहले मिनिमम है बाद में मैक्सिमम है, सो ऊपर से आना पड़ेगा। आई बिलीव कि ये समझ में आ गया होगा। और वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, प्लस वी से, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो पे मैं पहुंच चुका हूँ। ओके, अब मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे आना है, वेलोसिटी मेरे पास जीरो है। ओके, और मैंने उससे वेलोसिटी मैक्सिमम पे जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ कोई मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू मैंने लेनी है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से यहाँ पर आना है। अब यहाँ से जब यहाँ आऊँगा तो मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मिनिमम एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा हूँ। सो बी केयरफुल। अब मैंने जब यहां से यहां आना है तो मैं ऐसे आऊंगा या ऐसे आऊंगा, तो इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए। तो क्यों ऐसे होना चाहिए, इस सवाल का जवाब भी मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ रहा होगा कि यहां पर मेरे पास स्लोप ज्यादा है, और जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं मेरे पास स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मैं मिनिमम एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा हूं, और वेलोसिटी जीरो से कोई दूसरी वैल्यू है, कोई मैक्सिमम वैल्यू जो कि ये अटेन कर रहा है। सो दिस विल बी कोई वेलोसिटी की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि अटेन करेगा। दिस इज माइनस वी एंड दिस इज प्लस वी। ओके ओके जनाब, इस माइनस वी को जरा यहाँ करके लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, दोबारा मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मेन पोजीशन पे, और ये मेरा हाफ साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इस मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना है, और इस मेन पोजीशन में मेरी एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, मेरी वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम। अब मैं जाऊँगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम की तरफ, और मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो मुझे यहाँ से वापस यहाँ आना है, इधर से इधर आना है, ये अगला क्वार्टर साइकिल है मेरे पास। सो यहाँ से यहाँ आने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है ना, अब मैंने इसको ऐसे बनाना है या मुझे ऐसे जाना चाहिए, तो मुझे इस तरीके से मूव करना चाहिए। थोड़ा सा मैं जरा सामने आके बना दूं बोर्ड पर, ठीक है, ऐसे यहां से ऐसे बना लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं। ओके, तो मैंने ये इसको इस तरीके से कर्व क्यों बनाया, बिल्कुल ऑब्वियस ही आंसर है कि यहां पर मेरे पास स्लोप जीरो है,
मेरे पास एक्सेलरेशन 0 है, और जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मेरी जो मेरा स्लोप है वो बढ़ता चला जाएगा, तो मेरी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वेलोसिटी मैक्स से मैं 0 पे आ चुका हूँ। सो अब मैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हूँ, अब यहाँ से मैंने वापस कहाँ पे आना है, मीन पोजीशन पे आना है। सो मेरी वेलोसिटी 0 से मैंने दोबारा वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन करनी है, तो यहाँ से बिल्कुल इसकी सीध में ले आए, दोबारा वही वेलोसिटी होती है, यहाँ पर मुझे आना है, इस जगह से इस जगह आना है, इस क्वार्टर साइकिल के अंदर। सो वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी मैक्सिमम पे जाऊंगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम से एक्सेलरेशन 0 पे जाऊंगा। सो इस कर्व को यहाँ से मुझे ऐसे बनाना है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा स्लोप ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ स्लोप कम होते जा रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 हो रही है मेरे पास। सो ये मेरे पास कर्व आना चाहिए, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, अगर मैंने मोशन स्टार्ट की है मीन पोजीशन से। ओके और ये जो ग्राफ हमारे पास आया, ये जरा मैं मिटा दूं, ये लाइन और ये लाइन भी मिटा दूं, क्योंकि एग्जैक्टली उसी लाइन के ऊपर आता है, जहां से होता है एग्जैक्टली वहीं पर आ जाता है, ठीक है, उसी वैल्यू को अटेन करता है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ को हम कहते हैं कोसाइन, यानी ये कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक कॉस थीटा का कर्व होता है। अच्छा, अभी एक बात याद रखिएगा, मैं थोड़ी सी दो चीज़ों को एक साथ बात करना चाह रहा हूँ, और वो बात यह है कि अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम R-T ग्राफ की मैं आपसे बात कर लूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे मैंने ये इस तरीके से बनाया था, तो ये मेरा वो टाइम एक्सिस था, लेकिन ये जो मेरा एक्सिस था, ये जो वर्टिकल एक्सिस था, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था। बिल्कुल ऐसी बात थी ना। और इसको मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये साइन थीटा है मेरे पास, और मैंने वहाँ पर एक जुमला इस्तेमाल किया था, ये साइन थीटा इस वजह से आया मेरा ग्राफ, क्योंकि जो मैंने मोशन स्टार्ट किए वो मैंने मेन पोजीशन से स्टार्ट किए। और अगर मैं अपनी मोशन को बजाय मीन पोजीशन के, मतलब मैं ये कहता कि इनिशियली बॉडी यहाँ पर है, तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, और फिर दोबारा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आता, तो मेरा ग्राफ साइन थीटा नहीं बनना था, बल्कि मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही कॉस थीटा बन जाता। वो मैंने वहाँ पे नहीं किया था। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, ये मेरी बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दूं और ये टाइम हो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कॉस थीटा का मतलब ये हुआ कि मैं जो मोशन स्टार्ट कर रहा हूं वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कॉस थीटा हो सकता है। कंडीशन क्या बनेगी, यू आर स्टार्टिंग योर मोशन कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से, और एक्सट्रीम कौन सा, इसके हिसाब से जो एक्सट्रीम है वो हमारे पास है पॉजिटिव एक्सट्रीम, यानी प्लस x0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सो अगर मैं प्लस x0 से माइनस x0 और वापस x0 पे आता हूं, सो ये जो कॉस थीटा का ग्राफ बना है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। लेकिन अगर मैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे और फिर वापस एक्सट्रीम पे और दोबारा मीन पोजीशन पे आता हूं, मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करता हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ओके तो अगर मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरा साइन थीटा है, ये जरा बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, तो मेन पोजीशन से याद रखिएगा मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉस थीटा होगा, ये एक दूसरे का इन्वर्स आता है। सो अगर ये साइन थीटा है तो ये मेरे पास कॉस थीटा होगा। ओके इसी तरीके से अगर ये मैं एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता तो ये ग्राफ मेरे पास कौन सा आना था, फिर ये मेरे पास साइन नहीं आना था, ये मेरे पास क्या आना था, कॉस थीटा। और फिर अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता तो वो कॉस थीटा नहीं आना था, वो क्या आना था, साइन थीटा आना था। सो अगर आप किसी जगह पर देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं कहूंगा ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखी है। और अगर आप कहें कि ये इक्वेशन लिखी है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, तब भी मैं कहूँगा ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखी है। डिस्प्लेसमेंट की ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इनमें जो साइन और कॉज है वो आपको ये बताता है कि आपकी मोशन स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो ये टेक्निकल बात थी, बट आई बिलीव सो कि पीएमसी के स्टूडेंट को से मैं डिस्कस कर सकता हूँ जिन्होंने एंटर किया हुआ है कि ये दोनों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ठीक है। तो हमारे पास जो सेन बोर्ड है उसमें कॉज दिया हुआ है, सो आपको फेडरल बोर्ड में देखना पड़ेगा। अभी मेरे फेडरल बोर्ड की बुक साइड पर रखी हुई है मैंने, सो मैं बल्कि उसमें से देख के आपको बताता हूँ। यस ये जो मेरे पास बुक है फेडरल बोर्ड की, ये वाली जो बुक है इस वक्त मेरे पास, इसके हिसाब से उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी हुई है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन उन्होंने यही वाली लिखी हुई है, साइन वाली लिखी हुई है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास फेडरल बोर्ड में दी हुई है, बिल्कुल ठीक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। और ये वाली इक्वेशन जो है एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, ये मेरे पास सिन बोर्ड के अंदर दी हुई है। सिन बोर्ड के अंदर बुक में भी देख लेते हैं। जी हाँ, सेन बोर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें दी हुई है वो कॉज में दी हुई है। तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ठीक है, साइन वाली कॉज वाली, दोनों ठीक हैं। अब मेरा ख्याल आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बात यह है कि आप मोशन को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आप कहाँ से मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, बस उस हिसाब से साइन और कॉज आ जाता है। लेकिन आपने प्लीज़ ये याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साइन है तो
जिस रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया गया और वो साइन है, उसी रेफरेंस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा कॉस बनेगा। जिस रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कॉस थीटा आ जाए, उसी रेफरेंस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका साइन थीटा आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली भी बता देता हूँ, आसान किस्म की बात है, और वो ये है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट को हम रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं, सो ये सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स के अंदर पूरा एक टॉपिक है, यानी एक पूरा चैप्टर है जो कि डेरिवेटिव्स के नाम से है, रेट ऑफ चेंज के नाम से है। मुझे मालूम है कि मेडिकल वालों ने नहीं पढ़ा, बट आई बिलीव सो कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं आपके लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, मैं इस किस्म के जुमले बोल सकता हूँ। मुझे मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ तो मैं मैथमेटिक्स से भाग जाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सूनर और लेटर आपको जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स पे जाना पड़ेगा, और फिर कभी मैं इस पे बात करूंगा क्यों। ओके, सो मैं अगर इसका रेट ऑफ चेंज मालूम करता हूं, यानी इसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करता हूं, सो कॉस साइन का रेट ऑफ चेंज हमेशा कॉस आता है, और कॉस का रेट ऑफ चेंज हमेशा क्या आता है, साइन आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज लिख देते हैं, टाइम से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ साइन जो है हमारे पास वो हमेशा कॉज आता है, और टाइम रेट ऑफ चेंज कॉज हमेशा हमारे पास साइन आएगा। तो साइन का टाइम रेट ऑफ चेंज कॉज, कॉज का टाइम रेट ऑफ चेंज हमेशा साइन हमारे पास आता है। इसलिए मैं कह रहा था कि जिस रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ साइन है, उस रेफरेंस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कॉज होगा। जिस रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कॉज है, उस रेफरेंस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ साइन होता है। सो आई बिलीव सो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी, बट इफ यू थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन और देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। और अगर आप एंगल की टर्म में बात करेंगे, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री, दिस इज योर 270 एंड दिस एंगल इज योर 360 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल की टर्म में बात होती है। इसमें मजीद बातें भी हो सकती हैं, इनके अंदर जो है वो लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट भी है कि साइन के मुकाबले में, मतलब अगर मैं इन दोनों कर्व को देखूं तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये लीड कर रहा है, बट हाउ डू आई नो कि ये लीड कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? तो इंशाल्लाह जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहुंचेंगे तो लीड लैग मैं वहां पे आपको समझाऊंगा। इस वक्त इस लेवल पे मेरा ख्याल है खामखा वीडियो की लेंथ और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में गया हूँ, जो वो मैं चाहता नहीं हूँ। ओके, सो अब हमारे पास एक चीज़ और रह गई है, और वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम की एक बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक है, और वो ये कि ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है, दैट एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ये सारा एरिया कैलकुलेट करता हूं, तो ये सारा एरिया, ये सब एरिया हमारे पास किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इसी तरीके से ये जो मेरे पास हम्प एक बना हुआ है, इसमें अगर ये सारा एरिया कैलकुलेट करता हूं तो दिस एरिया विल बी डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से ये जिसको मैंने शेडेड किया है, ये एरिया मैं कैलकुलेट करता हूं तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो दिस प्लस दिस विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो सारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने बड़ी मुश्किल ग्राफ के ऊपर ये बात कर ली है, मैं थोड़ा सा आसान किस्म के ग्राफ के ऊपर ये बात कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी। तो मैं जरा उसको बना लेता हूं कि कैसे बनेगा, ठीक है। सो मैं इसको मिटा देता हूं, ये सारी बातें हमारे पास हो गई हैं। यू थिंक कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया हूं तो आप मुझे कमेंट के अंदर फीडबैक दे सकते हैं कि सर इतना ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अभी तक मुझे कोई फीडबैक सही मिले नहीं है, किसके लिहाज से? कंटेंट के हिसाब से। तो कंटेंट के ऊपर प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिएगा। ओके जनाब, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात यह है कि हम ये कहते हैं कि एरिया अंडर V' ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम एक सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये टाइम का एक्सिस है, ये मेरे पास वेलोसिटी का एक्सिस है, ये मैंने एक लाइन बना दी जो कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे मेरे पास टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये 5 सेकेंड है। इस 5 सेकेंड के ऊपर यहाँ पर सपोज मेरी वेलोसिटी है 50 और जो इसका यूनिट है वो है मेरे पास मीटर पर सेकंड, या नीचे करके लिख देता हूं मीटर पर सेकंड। सो 5 सेकंड के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है 5 सेकंड पे बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? सो मैं 5 सेकंड पे टाइम वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, मैं 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं। तो उस जगह पर ये बात हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। इस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूं। तो अगर हमने यहां से एक लाइन यूं करके मार्क की है तो ये सारा जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस इज नोन एज एरिया
अंडर ग्राफ, ये ग्राफ के नीचे का एरिया, दिस स्ट्रेट लाइन इज योर ग्राफ, तो ये ग्राफ के नीचे का एरिया, और ये किसके बराबर होता है, ये सारा एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये जो ट्राइंगल बन रही है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा है, हाफ टाइम बेस टाइम एल्टीट्यूड, altitude means the height, so half time base, now this is your base, तो base एक्सेस कौन सा है, टाइम का है, तो मैं लिख देता हूँ टाइम मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ वेलोसिटी। नेक्स्ट में हाफ इज जस्ट ए नंबर, नंबर को मैं जरा छोड़ देता हूँ, ठीक है, हाफ इज जस्ट ए नंबर जो कि मैग्नीट्यूड को कम या ज़्यादा कर रहा होगा। नाउ दिस इज अ टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज योर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम से टाइम को हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। सो मेरे पास क्या चीज़ बची, मेरे पास जो चीज़ बची वो है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, एरिया, और वो एरिया किसके बराबर आया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आया। सो वाई वी से के वेलोसिटी टाइम ग्राफ का के अंडर में जो एरिया होता है, उसके नीचे के जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इसलिए कि अगर हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो तमाम पैरामीटर्स को अगर हम रखें तो टाइम से टाइम कैंसिल होने के बाद जो चीज़ हमारे पास बचती है, वी आर लेफ्ट विद द डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। सो एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। आई बिलीव सो कि ये आसान सी बातें समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मुख्तलिफ शेप्स के, जिस तरह अभी मैंने एक शेप ग्राफ का बनाया था, किस किस्म का मैं ग्राफ बनाऊँ और उनके एरिया कैलकुलेट करूँ, डैट इज़ नॉट योर टॉपिक, बस ये बात पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा, कॉन्टेंट के ऊपर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।